युवराज सुहानी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मुझे किसी से कुछ भी लेने की आदत नहीं है। अगर मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो इंटरेस्ट के साथ उसे रिटर्न भी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इस किस का हिसाब अभी बाकी है। ये कहते हुए युवराज की सांसें सुहानी के कान को छू रही थी। युवराज से नजदीकियां, उसकी आवाज और उसकी सांसें सुहानी की धड़कनों को और भी बढ़ा रही थी। युवराज फिर से अपना चेहरा सुहानी के चेहरे के बिल्कुल सामने लाकर कहता है, तो पहले तुम क्या लेना चाहोगी, इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। युवराज के इस सवाल का सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती। वो बस युवराज की पकड़ में वहां अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो नजरें उठाकर युवराज को देख पाए। डर, शर्म और नर्वसनेस से उसकी सांसें भी तेज चलने लगी थी। वो इस वक्त युवराज की ओर देख तो नहीं रही थी, लेकिन युवराज की नजर खुद पर महसूस कर पा रही थी। युवराज सुहानी की हालत अच्छे से समझ रहा था और उसे देखकर युवराज को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। युवराज सुहानी के गाल के पास जाकर एक किस कर देता और सुहानी से कहता है, तो ये रहा इंटरेस्ट। सुहानी के गाल पर किस करने के बाद युवराज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। युवराज सुहानी के होठों की तरफ बढ़ते हुए कहता, अब प्रिंसिपल अमाउंट की बारी है। युवराज के ये कहते ही सुहानी की सांसें रुकने लगती। वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवराज सुहानी के होठों के एकदम करीब पहुंच जाता है और फिर उसकी नजर सुहानी के घबराए हुए चेहरे पर पड़ती है। युवराज इससे आगे तो बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वो सुहानी से कहता, ये प्रिंसिपल अमाउंट मैं तुम्हारी परमिशन मिलने के बाद ही लूंगा। ये कहकर युवराज पीछे हट जाता है। युवराज सुहानी को उसकी परमिशन के बिना किस नहीं करना चाहता था। वो अपने रिश्ते को तभी आगे बढ़ाना चाहता था जब सुहानी उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, जो इस वक्त सुहानी नहीं थी। जैसे ही सुहानी युवराज की पकड़ से छूटती है, वो अपनी आंखें खोल लेती। युवराज अभी भी उसके सामने ही खड़ा था, जिससे वो अब भी अपनी नजरें चुरा रही थी। युवराज सुहानी से कहता, डोंट वरी, मैं तुम्हारी कंसेंट के बिना आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। तुम्हारी तरह नहीं कि हैंडसम लड़का देखा नहीं और फोर्सफुली उसे किस कर लिया। ये कहकर युवराज वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जिससे समझ में आ रहा था कि आज से सुहानी को परेशान करके कितना मजा आ रहा था। युवराज के वॉशरूम में जाने के बाद भी सुहानी की हार्ट बीट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी वो बस उसी पल में खोई हुई थी जब युवराज उसके बिल्कुल करीब था। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मैंने सच में युवराज सर को किस किया, वो भी फोर्सफुली। कुछ देर तक सुहानी वहीं खड़े होकर यही सब सोचती रहती और फिर अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में इंटर करती है तो देखती है कि वहाँ निशा और विवेक कुछ बातें कर रहे हैं। सुहानी के कमरे के अंदर आते ही निशा शरारत भरी मुस्कान के साथ सुहानी से कुछ कहने ही वाली होती है। तभी विवेक निशा को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं। विवेक की बात सुनते ही निशा सुहानी से कुछ नहीं कहती और वो भी सीरियस हो जाती है। सुहानी उन दोनों के पास आकर बैठ जाती। विवेक सुहानी से कहता, सुहानी क्या तुमने पद्मिनी की कलाई पर किसी तरह का टैटू देखा है। विवेक का सवाल सुनकर कुछ देर तक सुहानी सोच में पड़ जाती है। फिर वो कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। विवेक सुहानी को मृदुला के पति की डायरी के लास्ट पेज के बारे में सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद सुहानी विवेक और निशा से कहती, ये बात तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। विवेक सफाई देते हुए कहता, यार पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। विवेक की बातों से कन्विंस होकर सुहानी कहते, हम इसका मतलब जिस इंसान के राइट हैंड में मृदुला के पति के नाम का टैटू बना होगा वही उस साये का इंसानी रूप होगा। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती, वैसे मृदुला के पति का नाम क्या था। विवेक सुहानी से कहता, उसका नाम हरीश चतुर्वेदी था। लेकिन ये कहते हुए विवेक अपना फोन हाथ में लेकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन क्या। विवेक सुहानी को अपने फोन का स्क्रीन दिखाते हुए कहता, इसे ध्यान से देखो। विवेक के फोन पर कुछ अजीब से निशान के फोटोज थे। सुहानी उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहते, विवेक ये क्या है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता, सुहानी हमें नहीं पता कि मृदुला के हाथ पर उसके पति का नाम देवनागरी लिपि में लिखा था या इस पहाड़ी टांकरी लिपि में। मोबाइल में जो भी निशान तुम देख रही हो वो टांकरी लिपि में हरीश लिखा हुआ है। तुम इसे अच्छे से याद कर लो, ताकि अगर ये निशान तुम्हें किसी के भी दाहिने हाथ पर देखे तो तुम समझ जाओ कि यही मृदुला है। सुहानी विवेक के मोबाइल स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए सोचने लगती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये निशान कहीं पर देखा हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ। सुहानी ये बात विवेक से नहीं कहती क्योंकि अभी वो इस बारे में श्योर नहीं थी।
जब विवेक और सुहानी की बातें पूरी हो जाती तो उन दोनों की नजर निशा पर पड़ती है। निशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। निशा को इस तरह सोच में डूबी देखकर विवेक उससे कहता, क्या हुआ निशा, अब तुम क्या सोच रही हो? निशा कहते, क्या तुम लोगों का ध्यान उस औरत पर नहीं गया जो कल रात उन अस्थियों को बचाने आई थी? मृदुला के पति की डायरी के हिसाब से उसी ने ये सब शुरू किया था। मुझे लगता है कि उस साये को खत्म करने के बाद हमें उसका भी कुछ करना होगा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुहानी निशा की बात से सहमत होते हुए कहते, निशा तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम उस औरत के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? भाई लक, मृदुला के पति की डायरी हमारे हाथ लग गई और हमें उसके बारे में पता चल गया, लेकिन वो औरत तो 200 साल या उससे भी पहले से है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा है या कोई आत्मा है, और अगर जिंदा है तो अब तक कैसे जिंदा है? हमें उसके बारे में कहाँ से पता चल सकता है? निशा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती, एक इंसान है जो शायद हमें उसके बारे में कुछ बता सकता है। निशा की बात को सुनकर सुहानी और विवेक दोनों क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, कौन? निशा कहते, वही बाबा जिन्होंने हमें एक बार उस साये से बचाया था जब हम पहली बार विशिंग वेल के पास गए थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उस रात उनका वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो उस रात हमें बचाने ही वहां पर आए थे। सुहानी और विवेक निशा की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। सुहानी निशा से कहते, निशा हो सकता है कि तू ठीक कह रही, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? हमने उन्हें 1 साल पहले देखा था और इसके अलावा हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा कहती, हाँ हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो बाबा उस अघोरी के शिष्य हैं जिन्होंने मृदुला को कैद किया था। सुहानी सवालिया नजरों से निशा की ओर देखते हुए कहती, हाँ तो? निशा सुहानी को समझाते हुए कहती, तो वो अघोरी कैलाश पर्वत के किसी गुफा में ही रहते थे जहां तू अपने डैड और रघु अंकल के साथ उनके पास गई थी। तो हो सकता है वहीं हमें वो बाबा फिर से मिल जाए और हमें इन सब के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। सुहानी कहती है, हाँ, और अगर वो बाबा हमें वहां नहीं मिले तो? निशा जवाब देते हुए कहती, तो क्या सुहानी, हमें चांस तो लेना ही होगा। और वैसे भी मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत में बहुत बड़े बड़े साधक रहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि हमारा वहां जाना वेस्ट नहीं जाएगा। विवेक काफी टाइम से निशा की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। निशा की बात खत्म होने पर विवेक कहता, मुझे लगता है निशा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वहां जाना चाहिए। बिना उस औरत के बारे में जाने हम उसका सामना नहीं कर सकते। सुहानी विवेक की बात को काटते हुए कहते, लेकिन हमें यहाँ मृदुला की अस्थियों को ढूंढना भी तो है। अगर हम वहां चले गए तो ये काम कौन करेगा? निशा सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहती, तू और युवराज सर यहाँ उन अस्थियों को ढूंढेंगे, मैं और विवेक रघु अंकल के साथ बाबा को ढूंढने कैलाश पर्वत जाएंगे। विवेक भी सुहानी से कहता, हाँ सुहानी, और वैसे भी अब समायरा हमारी साइड है तो तुम दोनों की काफी हेल्प भी हो जाएगी। मैं आज ही युवराज सर से इस बारे में बात करूंगा, हो सकेगा तो हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। विवेक के इतना ही कहा था तभी सुहानी के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है। निशा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती, कम इन। दरवाजे पर युवराज खड़ा था, वो कमरे के अंदर आ जाता है। युवराज के अंदर आते ही सुहानी, निशा और विवेक उठकर खड़े हो जाते हैं। युवराज सुहानी से कुछ दूरी पर रुककर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, तो मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। युवराज के ऐसा कहने पर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर ऑफिस किस लिए? युवराज हमेशा की तरह सीरियस होकर कहता है, तुम्हें अपने पापा की कंपनी फिर से स्टार्ट करनी है ना, तो ये सब तुम कॉलेज में नहीं सीखोगी, इसके लिए तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। अभी भी उसे युवराज को फेस करने में काफी परेशानी हो रही थी। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। तभी विवेक युवराज को रोककर अपने निशा और राघव के कैलाश पर्वत जाने की बात करता है। युवराज कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उसे भी विवेक की बातें सही लग रही थी। सारी बातें सुनकर युवराज कहता, ठीक है, मैं तुम लोगों के वहां जाने का अरेंजमेंट करा देता हूँ। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद निशा और विवेक जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और सुहानी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली जाती है। युवराज के सुहानी को ऑफिस ले जाने की एक और वजह थी कि वो हर वक्त सुहानी को प्रोटेक्ट कर सके। युवराज और सुहानी कार में बैठे ऑफिस के लिए जा रहे थे। युवराज ड्राइव कर रहा था और सुहानी उसके पास बगल में खामोशी से अपनी नजर झुकाए बैठी थी। आज सुबह के इंसिडेंट की वजह से उसे अभी भी शर्म आ रही थी। युवराज ये बात नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि सुहानी को परेशान करने का उसका आज का कोटा पूरा हो चुका था। ड्राइव करते हुए युवराज एक नजर सुहानी को देखकर फिर से सामने देखने लगता है। तभी उसकी नजर
सुहानी के खूबसूरत हाथों पर पड़ती। युवराज उन हाथों को देखते हुए अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर सुहानी के हाथ के पास ले जाता है और उसका एक हाथ को पकड़ लेता है। युवराज के अचानक ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस सुहानी का हाथ होल्ड किए हुए एक हाथ से ड्राइव करने लगता है। युवराज का इस तरह से सुहानी का हाथ पकड़ना सुहानी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सुहानी को युवराज की यही बातें बहुत अच्छी लगती थी कि वो कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता था जो सुहानी नहीं चाहती थी। वो बस अपने छोटे छोटे जेस्चर से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता था। वो सुहानी से इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी कभी भी सुहानी को युवराज की आंखों में अपने लिए कोई हवस दिखाई नहीं देती थी। ये भी एक वजह थी कि सुहानी जितना युवराज से प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा उसकी इज्जत करती थी। सुहानी भी अब युवराज का हाथ थाम लेती और खामोशी से उसका साथ महसूस करने लगती है। सुहानी और युवराज ऑफिस पहुंच जाते हैं और युवराज अपने काम में बिजी हो जाता है। सुहानी का ऑफिस में आज पहला दिन था। वो बड़े ध्यान से युवराज के काम को ऑब्जर्व कर रही थी और युवराज के पास काम करने के तरीके से इम्प्रेस होते जा रही थी। कुछ देर के बाद युवराज काम में थोड़ा बिजी हो जाता और सुहानी थोड़ी देर के लिए ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। सुहानी बिल्डिंग से बाहर वॉक कर रही थी, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, हे ब्यूटीफुल। वो आवाज को सुनकर जब सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां सिद्धार्थ खड़ा होता है। सुहानी उसे देखकर सरप्राइज रह जाती। वो एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ से कहती, आप यहाँ? सिद्धार्थ फुसफुसाते हुए कहता, हाँ, तुम्हें ही ढूंढते हुए आया हूँ। सुहानी को सिद्धार्थ की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहती, क्या? सिद्धार्थ कहता, अरे मैं बस एक जरूरी काम से आया था। सुहानी और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सुहानी सिद्धार्थ के इरादों से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। सिद्धार्थ सुहानी से बातें कर ही रहा था, तभी उसे दूर से युवराज बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। युवराज को देखते ही सिद्धार्थ थोड़ा नर्वस हो जाता। वो घड़ी देखने की एक्टिंग करते हुए सुहानी से कहता, अच्छा सुहानी, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ये कहते ही सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद युवराज ऑफिस के पास आता और सुहानी उसके साथ वापस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ ऑफिस के बाउंड्री वॉल के पीछे छुपकर युवराज और सुहानी को तब तक देखता है जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। युवराज और सुहानी के अंदर जाने के कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वो एकदम से घबरा जाता है। अब सिद्धार्थ के सामने वो इंसान खड़ा था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। युवराज को वहां देखकर डर से सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकटक उसको ही देखने लगता है। युवराज की नजर भी सिद्धार्थ पर ही थी। वो सिद्धार्थ को बड़े गौर से देखते हुए उसे जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से यह बात जाहिर नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए एक नकली हंसी के साथ युवराज से कहता, युवराज सर, आप यहाँ? सिद्धार्थ अभी भी काफी डरा हुआ था और अपने डर को वो किसी झूठी हंसी के बीच छुपा रहा था। युवराज सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहता, कौन हो तुम? सिद्धार्थ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए कहता, सर, मैं सिद्धार्थ राठौर, मेरे डैड का नाम विक्रांत राठौर है, राठौर टेक्सटाइल्स के ऑनर। युवराज बिल्कुल उसी तरह सिद्धार्थ को घूरकर फिर से अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता, कौन हो तुम? युवराज के इस सवाल और उसकी नजर से सिद्धार्थ और भी नर्वस होने लगा था। वो फिर से युवराज से कहता, युवराज सर, अभी तो मैंने बताया, आई एम सिद्धार्थ राठौर। युवराज आगे कहता है, ओ रियली, मैंने आज सुबह तुम्हें जंगल में देखा और जहां तुम थे उससे कुछ ही दूर पर एक लाश पड़ी थी। युवराज की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अगले ही पल वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन तभी युवराज उसका कॉलर पकड़ लेता है। युवराज के कॉलर पकड़ते ही सिद्धार्थ हवा की स्पीड से अपना एक हाथ युवराज के हाथ पर मारता है। सिद्धार्थ का मुंह किसी नॉर्मल इंसान की स्पीड से कहीं तेज था। युवराज इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। सिद्धार्थ का हाथ लगने से युवराज की पकड़ उसके कॉलर से हट जाती है। जैसे ही युवराज का हाथ सिद्धार्थ के कॉलर से छूटता है, सिद्धार्थ वहां से भागने लगता है। इससे पहले सिद्धार्थ वहां से निकल पाता, युवराज उतनी ही तेजी से सिद्धार्थ का गला पकड़कर उसे बाउंड्री वॉल से सटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सिद्धार्थ उसकी पकड़ से छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन युवराज की पकड़ उस पर से बिल्कुल भी लूज नहीं होती। अब युवराज सिद्धार्थ के पास जाकर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता, मैंने पूछा, कौन हो तुम? सिद्धार्थ युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सिद्धार्थ के जवाब ना मिलने पर युवराज उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। ये करते हुए युवराज नोटिस करता है कि इससे सिद्धार्थ का दम नहीं घुट रहा था। वो अब भी अपना पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। युवराज को इस बात पर हैरानी होने लगती है। तभी युवराज को ये एहसास होता है कि सिद्धार्थ सांस भी नहीं ले रहा है और उसके अगले ही पल युवराज को ये भी पता चल जाता है कि उसका दिल भी नहीं धड़क रहा है।
ये सब देखकर युवराज हैरान रह जाता है। वैसे तो उसे पहले से ही सिद्धार्थ पर शक था, लेकिन बात इतनी सीरियस हो सकती है इसका उसे अंदाजा नहीं था। युवराज सोच में पड़ जाता है कि ये सिद्धार्थ चीज क्या है। ना इसकी सांसें चल रही है और ना ही इसका दिल धड़क रहा है। ये कोई आत्मा भी नहीं है, तो फिर बिना दिल धड़के ये जिंदा कैसे है? और इसकी ये शक्तियाँ। युवराज को इस तरह से सोचते हुए देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि अब युवराज जान चुका है कि सिद्धार्थ नॉर्मल इंसान नहीं है। ये जानकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। और युवराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस शरीर को ना कोई मार सकता है और ना ही इसे कोई दर्द पहुंचा सकता है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता और वो अपना चेहरा सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने लाकर उससे कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह को भी तड़पा सकता है। ये कहते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां अब लाल होने लगती है। युवराज की ये लाइन सुनकर सिद्धार्थ को वो रात याद आ जाती है जब उसने पद्मिनी को मारने की कोशिश की थी और पद्मिनी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। सिद्धार्थ को याद आता है कि पद्मिनी ने भी उससे बिल्कुल यही शब्द कहे थे। अब सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे युवराज की आंखों की पुतलियां लाल होने लगती है, वैसे वैसे सिद्धार्थ को एक अजीब सा दर्द होने लगता है। अब सिद्धार्थ जान गया था कि उसके अंदर अब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने फिर से गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसने युवराज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। युवराज अपने गुस्से से लाल आंखों से सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था और इससे सिद्धार्थ का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब युवराज से कैसे बचा जाए। तभी अचानक युवराज अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सिद्धार्थ का दर्द खत्म हो जाता और वो हैरानी से युवराज को देखने लगता है। मौका पाकर जैसे ही सिद्धार्थ वहां से भागने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, तभी वहां एक आदमी आ जाता है। युवराज को उसके आने का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को छोड़ दिया था। वो आदमी सिद्धार्थ और युवराज के पास आकर खड़ा ही हो जाता है। वो आदमी लगभग 50 से 55 साल का लग रहा था। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। दिखने में वो आदमी काफी अमीर लग रहा था। वो आदमी सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम मिस्टर दीवान के साथ यहाँ हो। ये कहकर वो आदमी युवराज की तरफ देखते हुए कहता, मिस्टर दीवान, ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ। मैं इसे आपसे ही मिलाना चाहता था। ये कब से आपसे मिलना चाह रहा था, आपको पता नहीं, लेकिन सिद्धार्थ आपको अपना आइडियल मानता है। ये सारी बातें वो आदमी बड़ी खुशी के साथ युवराज से कह रहा था। वो आदमी सिद्धार्थ के डैड विक्रांत राठौर थे। उन्हें देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि उन्हें सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज नॉर्मल टोन में उनसे कहता, हाँ, अभी अभी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई है, बताया उसने मुझे। ये कहकर युवराज एक नज़र से सिद्धार्थ की तरफ देखता है। सिद्धार्थ अभी भी वहां चुपचाप खड़ा था। युवराज की बात खत्म होने पर विक्रांत राठौर कहते, ओके मिस्टर दीवान, मैं अब आपका और टाइम नहीं लूंगा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विक्रांत युवराज से हाथ मिलाते हैं और सिद्धार्थ को लेकर वहां से जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए सिद्धार्थ एक बार पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखता है और खुद पर युवराज की नजर पाकर वो फिर से सामने देखने लगता है। ऑफिस का काम खत्म करके युवराज और सुहानी वापस घर जा रहे थे। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर भी सुहानी उसे देखकर समझ जाती है कि कोई बात है जो युवराज को परेशान कर रही है। सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, युवराज सर, आप ठीक हैं? युवराज सामने की तरफ देखते हुए कहता, हाँ। युवराज का ये कोल्ड रिएक्शन देखकर सुहानी को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए युवराज से कहती, नहीं युवराज सर, आप ठीक नहीं हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो सुहानी की तरफ देखते हुए कहता, और ये तुम्हें कैसे पता चला? सुहानी बहुत स्मार्टली कहती, क्योंकि अब मुझे आपका चेहरा पढ़ना आता है। युवराज हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी की तरफ एक नजर देखकर कहता, अच्छा। सुहानी कहती, हाँ, तो अब आप अपनी युवराज दीवान वाला मास्क अपने चेहरे से हटाकर मुझे बताइए कि आप परेशान क्यों हैं। युवराज सुहानी से कहता है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो क्या तुम वो करोगी? सुहानी कहती, हाँ बिल्कुल। युवराज कुछ देर रुककर कहता, सुहानी, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्धार्थ से दूर रहो, उससे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट मत रखो। सुहानी युवराज की इस बात को बड़ी सहजता से सुनकर कहती है, ठीक है। युवराज सुहानी के इस जवाब से थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा था कि सुहानी युवराज से वजह पूछेगी कि वो सुहानी को सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन सुहानी युवराज के बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान जाती है। ये देखकर युवराज कहता है, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए क्यों कह रहा हूँ? सुहानी कहती, नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी।
युवराज सुहानी से कहता है, और अगर मैं ये जेलेसी की वजह से कह रहा होऊंगा तो? सुहानी कहती, नहीं, अभी आप जेलस नहीं हो, आपका जेलस वाला एक्सप्रेशन दूसरा होता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती। वो सुहानी से कहता है, तुमने कब मुझे जेलस होते हुए देखा है जो तुम्हें मेरा जेलस एक्सप्रेशन पता है? सुहानी युवराज से कहती, जब आपने मुझे पहली बार सिद्धार्थ के साथ देखा था तब आप जेलस हुए थे। युवराज चिढ़ते हुए कहता, सेट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कभी जेलस नहीं हुआ। युवराज को चिढ़ते देख सुहानी को हंसी आ जाती और वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी को हंसते देख युवराज को गुस्सा आने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी हंसकर उसे चिढ़ा रही है। सुहानी हंसते हुए कहती, वैसे युवराज सर, आपको एक बात पता है? युवराज कहता, क्या? सुहानी युवराज के चेहरे को देखते हुए कहती, आप जेलस होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। युवराज सामने देखते हुए कहता, डोंट कॉल मी क्यूट। युवराज को ऐसे चिढ़ते देखकर सुहानी को मजा आने लगा था। वो अपना हाथ युवराज के चेहरे के पास ले जाकर उसका गाल खींचते हुए कहती, युवराज सर, यू आर सो क्यूट। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज अचानक से कार का ब्रेक लगा देता और कार एक झटके में रुक जाती है। युवराज के ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है। अगले ही पल युवराज अपना सीट बेल्ट निकालकर सुहानी के एकदम करीब चला जाता, उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए कहता, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? युवराज को फिर से अपने इतने करीब पाकर सुहानी उससे हकलाते हुए कहती, मैं कुछ नहीं कह रही थी। युवराज सुहानी के बाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहता, अरे अभी तो तुम कुछ कह रही थी, मैं जेलस था और क्यूट हूँ, और भी कुछ है ना? सुहानी फिर से हकलाते हुए जवाब देती, नहीं तो आप कभी जेलस हो ही नहीं सकते और क्यूट तो आप बिल्कुल नहीं हो। सुहानी के कह दूसरे लाइन पर युवराज अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। युवराज की इस नजर से घबराकर सुहानी कहती, मेरा मतलब आप क्यूट। ये कहते हुए सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। सुहानी को इस तरह से देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। युवराज को स्माइल करते देखकर सुहानी उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती, युवराज सर, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते वरना। सुहानी की बात सुनकर युवराज अपना चेहरा सुहानी के और करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, वरना क्या? सुहानी बिना कुछ सोचे हुए कह देती, वरना मैं सिद्धार्थ से दोस्ती कर लूंगी। सुहानी का ये जवाब सुनकर युवराज फिर से सीरियस हो जाता है। ये कहते ही सुहानी को भी एहसास हो जाता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। युवराज सुहानी के चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, सुहानी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे लिए बहुत प्रीसियस हो और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मुझे सिद्धार्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। ये कहकर युवराज ने सुहानी से बड़े प्यार और पेशेंस के साथ कहा था। सुहानी युवराज की बात पर बस अपना सर हिला देती और युवराज वापस अपनी सीट पर आकर ड्राइव करने लगता है। अब युवराज फिर से शांत हो जाता है। सुहानी खुद को गालियां देते हुए मन में कहती, क्या जरूरत थी तुझे फिर से वही बात करने की? युवराज सर का मूड फिर से ऑफ हो गया। इधर रात हो चुकी थी। अर्नब और समायरा डाइनिंग रूम में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए अर्नब समायरा से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समायरा उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। वो बस अर्नब की बातों का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। डिनर खत्म होने के बाद अर्नब कहता, समायरा तुमने कहा था कि तुम रात को सोती नहीं, तो पूरी रात करती क्या हो? समायरा कहती है, कुछ नहीं। अर्नब कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया है तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में? समायरा कहती है, नहीं। अर्नब कहता, ठीक है, फिर हम कल एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अर्नब की बात से समायरा गुस्सा होते हुए कहते, नहीं, साइकियाट्रिस्ट मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। समायरा को नाराज होते देखकर अर्नब उस पर दबाव नहीं डालता। कुछ देर रुककर अर्नब फिर से समायरा से कहता, समायरा क्या तुम जानती हो कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? अर्नब की बात सुनकर समायरा खामोश रहती है। ये देखकर अर्नब फिर से समायरा से कहता, क्या बात है समायरा? समायरा कहती है, मुझे डरावने सपने आते हैं। समायरा का जवाब सुनकर अर्नब हैरानी से कहता है, तो इस वजह से तुम पिछले कई सालों से सोई नहीं हो? कैसे सपने आते हैं तुम्हें? अर्नब के इस सवाल पर समायरा बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है और अर्नब उसे बस देखता रह जाता है। समायरा अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। वो खिड़की के पास जाकर उसी जगह पर बैठ जाती है। समायरा अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद वो वहां बैठे हुए अपना सर दीवार पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब समायरा के आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगते हैं। समायरा के दिमाग में उसमें बचपन का एक इंसिडेंट चल रहा था। समायरा देखती है कि वो और रक्षा एक अंधेरे कमरे में आमने सामने बैठे हुए हैं। रक्षा की आंखें बंद थी और समायरा उसे बस एकटक देख रही थी। उन दोनों के बीच में एक हवन कुंड रखा हुआ था जिसकी रोशनी उस कमरे के अंधेरे को कुछ कम कर रही थी। समायरा वहां बैठे हुए बहुत घबराई सी लग रही थी। रक्षा अपनी आंखें खोलकर समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम्हारी बारी।
ये कहने के बाद रक्षा की नजर समायरा के सामने रखे एक सफेद खरगोश पर पड़ती है। वो खरगोश समायरा के सामने बिना किसी मूवमेंट के आंखें खोलकर बैठा हुआ था। समायरा घबराते हुए रक्षा से कहती, नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं मारना चाहती। रक्षा थोड़ी सख्त लहजे में कहती, समायरा बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम्हें ये करना ही होगा। समायरा नम आंखों से रक्षा की तरफ देखते हुए कहती, माँ लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है। रक्षा समायरा को समझाते हुए कहती, समायरा हर जीव में एक तरह की जीवन ऊर्जा होती है और जब हम इसकी आहुति देते हैं तो उसी जीवन ऊर्जा से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। तुम्हें अपनी शक्तियां जागृत करने के लिए ऐसी कई बलि देनी होंगी। रक्षा समायरा की तरफ एक धारदार चाकू बढ़ाते हुए कहती, लो और इसका खून उस हवन कुंड में डाल दो। समायरा नामे अपना सर हिलाते हुए कहती, नहीं माँ, मैं ये नहीं करूंगी। आपने मुझे मेरी शक्तियां जागृत करने के दूसरे तरीके भी बताए हैं ना, मैं उनसे ही अपनी शक्तियां जागृत कर लूंगी, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। समायरा की बातें सुनकर रक्षा को अब गुस्सा आने लगता है। वो समायरा को गुस्से में डांटते हुए कहती है, उन तरीकों से तुम्हें सालों लग जाएंगे, तुम्हें जल्द से जल्द अपना लक्ष्य पाने के लिए ये सब करना ही होगा। अब मुझसे बहस करना बंद करो और अपना काम पूरा करो। रक्षा के डांटने के बाद भी समायरा उस खरगोश को छूती तक नहीं। ये देखकर जैसे ही रक्षा गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है, समायरा को अपने राइट साइड से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, बंद करो ये बकवास। ये आवाज सुनकर समायरा अपनी दाईं तरफ देखती है। उसके दाईं तरफ लगभग उसी की उम्र की एक लड़की बैठी थी। दिखने में वो समायरा से बिल्कुल अलग थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने शरीर पर बाघ के खाल से बना कपड़ा पहना हुआ था। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वैसे तो वो एक टीन एजर लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत भयानक लग रही थी। वो लड़की गुस्से में रक्षा को घूरते हुए कहती है, मुझे लगता था कि तू मुझे यहाँ कुछ सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों की तू मैं ही खत्म नहीं हो रही है। उस लड़की के ऐसा कहने पर रक्षा उसे घूरते हुए कहती है, चुप रहो तुम, पहले समायरा इसकी बलि देगी, उसके बाद ही हम ये क्रिया आगे बढ़ाएंगे। रक्षा के ऐसा कहने पर वो लड़की गुस्से से एक नजर समायरा को देखती है। समायरा को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसका उस खरगोश को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। ये सब देखकर वो लड़की उस खरगोश को अपने एक हाथ से उठाती है और उसे अपने सामने पेट के बल लिटा देती है। ये देखकर रक्षा उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती, रुको, ये बलि समायरा को ही देनी होगी। और लड़की रक्षा की बात को नजरअंदाज करते हुए उस खरगोश के पेट में अपने पैने नाखूनों को घुसा देती है। ये देखकर डर से समायरा की सांसें रुक जाती और हैरानी से रक्षा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जैसे ही वो लड़की खरगोश के पेट में अपने नाखून घुसाती है, उस खरगोश पर किया हुआ वशीकरण खत्म हो जाता है और वो दर्द से चीखते हुए छटपटाने लगता है। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। उस लड़की को देखकर समझ में आ रहा था कि उसे अब इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एक हाथ से उस छटपटाते खरगोश को उठाकर उस हवन कुंड के ऊपर ले जाती है और उसके शरीर से निकलने वाला खून उस कुंड की आग में गिरने लगता है। अब समायरा की आंखें खुल जाती है और अपने ख्यालों से वो बाहर आ जाती है। समायरा के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। बचपन से समायरा अपनी माँ के साथ ही रही थी और जब से उसने अपना होश संभाला था, उसे अपने पास सिर्फ तंत्र मंत्र और काला जादू ही देखा था। रक्षा ने बचपन से ही उसे तंत्र मंत्र सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी भी समायरा ने किसी भी सिद्धि के लिए किसी की जान नहीं ली थी और यही बात रक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। समायरा ने कभी अपने पिता को भी नहीं देखा था और ना ही बचपन से आज तक उसका कोई दोस्त था। उसे ना तो अपने इमोशन समझ में आते थे और ना ही उसे एक्सप्रेस करना आता था। समायरा खिड़की से उठकर अपने कबर्ड के पास जाती है, उसे खोलकर वही लाल कपड़ा बाहर निकालती जिस पर बैठकर समायरा रोज राज अपनी साधना करती थी। समायरा जैसे ही उस कपड़े को बाहर निकालती है, उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर समायरा समझ जाती है कि इस वक्त दरवाजे पर अर्णव ही खड़ा होगा। समायरा वो कपड़ा फिर से कबर्ड में रखने के बाद दरवाजा खोलती है तो सामने अर्णव खड़ा होता है। समायरा उससे बिना कुछ पूछे उसे देखने लगती है। ये देखकर अर्णव कहता, क्या कर रही हो? समायरा कहती है, कुछ नहीं। समायरा का जवाब सुनकर अर्णव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समायरा से कहता है, ग्रेट, फिर चलो मेरे साथ। समायरा अर्णव को देखते हुए कहती, कहाँ? अर्णव कहता, मेरे रूम में, हम मूवी देखेंगे। समायरा अर्णव को इनकार करते हुए कहती, नहीं, मुझे नहीं देखना है। समायरा का जवाब सुनकर अर्णव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता, वैसे भी तुम पूरी रात जागती हो और कल मेरी छुट्टी है, तो आज रात हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे। अर्णव समायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और समायरा उसे रोक नहीं पाती।
उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर अर्नब को रोक क्यों नहीं पा रही है। अर्नब समायरा को अपने बेडरूम के एक काउच पर बिठा देता है, उसके हाथ पर पॉपकॉर्न का एक बाउल रख देता है और लाइट बंद करके उसके पास आकर बैठ जाता है। अर्नब अपने रूम में लगे होम थिएटर पर एक कॉमेडी फिल्म लगा देता है। समायरा ने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी। अर्नब मूवी देखते हुए काफी एंजॉय कर रहा था क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए अर्नब उसे देखकर हंसते जा रहा था। समायरा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। वो एक नज़र टीवी को देखती और एक नज़र अर्नब को। ये देखकर अर्नब समायरा का चेहरा टीवी की तरफ करते हुए कहता, ध्यान से देखो, तुम्हें भी समझ आने लगेगा। इसके बाद समायरा टीवी की तरफ देखने लगती। अभी भी उसे मूवी देखकर हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समायरा वहीं बैठी रहती। शायद उसे अर्नब का साथ अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद जब समायरा की नज़र टीवी पर थी, तभी उसे अपने कंधे पर अर्नब का सर महसूस होता है। समायरा की नज़र जब अर्नब पर जाती है तो वो देखती है कि मूवी देखते हुए अर्नब की आंख लग गई है और वो समायरा के कंधे पर अपना सर रखकर सो चुका है। अर्नब को अपने इतने करीब देखकर समायरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। समायरा खुद भी इसकी वजह नहीं समझ पाती, लेकिन वो बस अर्नब के चेहरे को बिना किसी भाव के देखती रहती है। कुछ देर के बाद समायरा धीरे से अर्नब का सर अपने कंधे से हटाती है और उसे उसी काउच पर लिटा देती है। इसके बाद समायरा टीवी ऑफ करके बाहर जाने लगती। तभी वो कमरे से जब बाहर जा रही थी तभी अचानक से रुक जाती है और वापस कमरे के अंदर आकर अर्नब के सर के नीचे एक पिलो लगा देती है और उसे एक ब्लैंकेट भी उड़ा देती है। ब्लैंकेट उड़ाने के बाद समायरा एक नज़र अर्नब के चेहरे को देखती है और फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आकर समायरा हर रात की तरह अपनी साधना शुरू कर देती है। इधर युवराज के घर में निशा और विवेक डिनर करने के बाद सोने चले गए थे। कल सुबह उन्हें राघव के साथ कैलाश के लिए निकलना था। इधर सुहानी युवराज के कमरे में आती। युवराज अपने बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुहानी के कमरे में आते ही युवराज की नजर उस पर जाती है। सुहानी इस वक्त काफी परेशान लग रही थी। वो चुपचाप आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। सुहानी को इस तरह से परेशान देखकर युवराज अपना लैपटॉप साइड में रखता और सुहानी के पास जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे कहता, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। सुहानी युवराज को देखते हुए परेशान आवाज में कहती, युवराज सर, मुझे अब तक लग रहा था कि वो तीसरा कलश शहर के बॉर्डर पर होगा, पर हमने पूरा बॉर्डर चेक कर लिया, लेकिन मुझे कहीं भी उन अस्थियों के होने का एहसास ही नहीं हुआ। अब हम इतने बड़े शहर में उस कलश को कहाँ ढूंढेंगे। सुहानी की बात पूरी होने पर युवराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता, हाँ, तो सुहानी सक्सेना को भी स्ट्रेस होता है। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती, क्यों, मुझे स्ट्रेस नहीं हो सकता क्या। युवराज कहता, नहीं, तुम हमेशा मुझे स्ट्रेस देते रहती हो, तो तुम्हें कैसे स्ट्रेस हो सकता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेड से उठते हुए कहती है, आप एक भी मौका नहीं छोड़ते ना मुझे टीज करने का। ये सुनकर युवराज हल्की स्माइल करते हुए उठ जाता और सुहानी के पास जाकर उसे प्यार से हक करते हुए कहता, तुम परेशान मत हो, वो तीसरा कलश भी सही टाइम आने पर हमें मिल जाएगा। अब सुहानी भी पलटकर युवराज से कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस वक्त तो वो अपने सबसे कंफर्टेबल और सेफ प्लेस में थी, युवराज की बाहों में। कुछ देर तक इसी तरह से सुहानी को हक करने के बाद युवराज शावर लेने वॉशरूम चला जाता है। युवराज के वॉशरूम जाने के बाद सुहानी की नजर कमरे में रखे पानी के जार पर पड़ती, जो इस वक्त खाली था। सुहानी उस जार को लेकर पानी लेने के लिए नीचे किचन की तरफ चली जाती है। जब सुहानी नीचे लिविंग एरिया में पहुंचती है तो वहाँ काफी अंधेरा होता है। सभी लोग इस वक्त अपने अपने कमरे में सो रहे थे। सुहानी किचन के अंदर जाती है और वहाँ के लाइट ऑन करके जार में पानी भरने लगती है। जार में पानी भरते हुए सुहानी को यह एहसास होता है कि इस वक्त कोई इसके पीछे है। ये एहसास होते ही सुहानी झट से पीछे पलट जाती है। सुहानी के पीछे और कोई नहीं बल्कि वो साया था। अपने सामने अचानक से उस साये को देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती है। उसे देखते ही सुहानी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले सुहानी वहां से भाग पाती, वो साया सुहानी की गर्दन पकड़ लेता है। उस साये के गर्दन पकड़ने पर सुहानी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। आज उस साये का वक्त जाया करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो युवराज के आने से पहले ही सुहानी को मार देना चाहता था। उस साये की पकड़ सुहानी की गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी और इससे सुहानी का दम घुटने लगा था। तभी युवराज वहां आ जाता है। जैसे ही उस साये को एहसास होता है कि युवराज वहां आ चुका है तो वो सुहानी को छोड़कर वहां से चला जाता है। युवराज के सुहानी के पास पहुंचने से पहले ही वो साया वहां से जा चुका होता है। वहां पहुंचते ही युवराज सुहानी को गले से लगा लेता है।
सुहानी भी इस वक्त काफी घबराई हुई थी। अचानक से सुहानी युवराज से अलग होकर किचन से बाहर के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, युवराज सर, वो साया। युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। वो सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं हूं ना यहाँ। सुहानी घबराते हुए फिर से उस कमरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती, युवराज सर, मैंने उस साये को सुभ्रा आंटी के कमरे में जाते देखा। सुहानी की बात सुनकर युवराज उसे एकटक देखने लगता है। फिर अगले ही पल वो सुहानी का हाथ पकड़कर सुभ्रा के कमरे की तरफ जल्दी से जाता है। उस कमरे के पास पहुंचकर युवराज जोर जोर से दरवाजे को मारता हुआ सुभ्रा को आवाज लगाने लगता है। जब सुभ्रा दरवाजा नहीं खोलती तो युवराज उस दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। जैसे ही युवराज उस दरवाजे के लॉक पर पंच मारने वाला होता है, सुभ्रा दरवाजा खोल देती है। सुभ्रा को सही सलामत देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है और युवराज एक नजर सुहानी को रिलैक्स होते देखता है। इसके बाद युवराज की नजर फिर से सुभ्रा पर जाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गहरी नींद से जागी हो। अपने कमरे के बाहर इस वक्त युवराज और सुहानी को देखकर सुभ्रा उनसे कहती, युवराज, तुम दोनों इस वक्त यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? युवराज एक नजर सुभ्रा के कमरे के अंदर देखते हुए उससे कहता, नहीं मासी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुहानी को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, सब ठीक है, आप जाकर सो जाइए। ये कहकर युवराज सुभ्रा के कमरे का दरवाजा लगा देता है और सुहानी का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे की तरफ जाने लगता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सुभ्रा दरवाजा अंदर से लॉक करके जब अपने बेड की तरफ मुड़ती है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल होती है। उसी पल उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होने लगती है। इस वक्त सुभ्रा ने एक हाफ स्लीव्स का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कलाई कवर्ड नहीं थी। सुभ्रा की कलाई में टाकरी लिपि में हरीश लिखा हुआ था। अगर इस कहानी को सुनना आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी इन कहानियों को आप कहां से सुन रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये कहानी पहुंच सके।